बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो जैसे कि पहले लेक्चर में हमने बड़ी बुनियादी चीज़ों की बात की थी, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए जो सेकंड और थर्ड लेक्चर है उसमें भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को नहीं स्टार्ट करेंगे, बल्कि लैंग्वेज की यानी कि जावा की फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहे हों तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये लैंग्वेज में बेसिक चीज़ों का यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का और इसी तरह चीज़ों को प्रिंट करने का सिंटैक्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो पहले शुरू के 3-4 लेक्चर में मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ और चीज़ों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि बाद में जाके आपके जो एरर्स हैं वो मतलब इस नेचर के ना हों कि वो बड़ी फंडामेंटल हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही कि वो प्रॉब्लम हमारे क्यों आ रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वेरिएबल्स के बारे में है। ठीक है, तो जैसे कि आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले की है आपको कुछ अंदाजा होगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसमें 4 चीज़ें हैं जिसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि वेरिएबल का नेम। ठीक है, नेम कैसे रखते हैं, नेम क्या होता है, टाइप क्या होती है, साइज क्या होता है और वैल्यू क्या होती है। देखिए, आप इन चारों चीज़ों से तो पहले ही फेमिलियर हैं, तो लिहाजा आज के लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो होगा जावा के लिहाज से इन चारों चीज़ों की बात करना। ठीक है, इनके जावा लैंग्वेज में ये चीज़ें कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेम की। तो यानी कि आपने कोई भी वेरिएबल लेना है, फर्ज करें जावा में, तो उसका नेम रखने के कुछ रूल्स हैं और कुछ कन्वेंशन हैं। ठीक है, पहले तो इन दोनों में फर्क कर लें। वेरिएबल लेते कैसे हैं वो बड़ा सिंपल है, वो जैसे भी आपने लैंग्वेज में पहले काम किया ऑलमोस्ट वैसे ही उसको लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक वेरिएबल लेना है तो आप क्या लिखते हैं, उसकी पहले टाइप लिखते हैं और बाद में उसका आप जो है वो नाम लिख देते हैं। तो वेरिएबल लेने के तरीके में तो कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल की टाइप होगी और ये उसका नाम हो गया। बात ये है कि ये रूल्स और कन्वेंशन, ये 2 वर्ड क्या हैं। देखें, जावा में ये वर्ड बार बार आएंगे पूरे कोर्स में। ठीक है, रूल्स को अभी से आप समझ लें। रूल कहते हैं ऐसी चीज को जिसको फॉलो करना मस्ट है, यानी कि मैंडेटरी है। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो जो जावा का कंपाइलर है वो आपका जो प्रोग्राम है उसको कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशंस होती हैं ना, वो ऐसी चीजें होती हैं कि जो डिफरेंट डेवलपर्स हैं किसी लैंग्वेज में काम करने वाले, वो कुछ रूल्स पे या कुछ यानी कि पैटर्न्स पे एग्री कर जाते हैं कि हाँ जी, हाँ वेरिएबल का नाम इस तरीके से रखेंगे। उसका फायदा ये होता है कि जो यूजर का या एक डेवलपर का लिखा हुआ कोड जब दूसरे डेवलपर के पास जाता है तो उसको उसके उन कन्वेंशंस को उसने फॉलो किया होता है तो उसका कोड समझने में आसानी होती है। तो जितनी जल्दी हम दूसरे का कोड समझ लेते हैं उतनी जल्दी जो है वो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है दोनों का। रूल्स मैंडेटरी हैं, कंपाइलर इन्फोर्स करता है, रूल को फॉलो ना करें तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, कोई ना कोई एरर आता है। और कन्वेंशन को फॉलो ना करें तो एरर कोई नहीं आता, लेकिन लैंग्वेज की जो बाकी सारे डेवलपर्स हैं उन्हीं कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं और एक दूसरे का जो कोड वो समझने में आसानी होती है। तो बात करते हैं कि वेरिएबल का नेम रखने के रूल्स क्या हैं और कन्वेंशंस क्या हैं। तो देखें, पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल का नेम रखने के रूल्स क्या हैं। तो पहला जो रूल है ना वेरिएबल नेम रखने का, वो ये है कि वेरिएबल का नाम आप जो है वो स्टार्ट करेंगे या तो किसी लेटर से, लेटर मीन फॉर एग्जांपल किसी अल्फाबेट से, या आप उसको $साइन से स्टार्ट करेंगे या उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप वेरिएबल का नाम किसी और चीज से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि किसी और कोई भी सिंबल कह लें उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इन्हीं चीजों से ही उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने के अलावा जो वेरिएबल का यानी कि कह लें मतलब दरमियान में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल नम है तो मैंने लेटर से स्टार्ट किया है और इसको मैं फॉर एग्जांपल नम की जगह पे $साइन नम भी लिख सकता हूँ, ये भी ठीक है, और इसको मैं अंडरस्कोर नम भी लिख सकता हूँ, ये भी ठीक है। यानी कि जहां तक रूल की बात है तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो दूसरा रूल है वो ये है कि वेरिएबल का नाम स्टार्ट करने के अलावा जो इसके अंदर बाकी कैरेक्टर्स आएंगे वो ये तो आ ही सकते हैं, इनके $साइन, अंडरस्कोर और लेटर वगैरह। इसके अलावा जो आपके डिजिट्स हैं वो भी आप वेरिएबल के नाम के दरमियान में या एंड पर यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में यूज नहीं कर सकते। वो हमने पहले बात कर लिया कि स्टार्ट मेरा हमेशा इन्हीं चीजों से होगा। इसका मतलब क्या है, डिजिट दरमियान में आनेगा कि आप अपने वेरिएबल का नाम इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नम, और इसके साथ जो है वो आप 9 लिख दें या 1 लिख दें या 2 लिख दें। तो यानी कि ये जो डिजिट है ये एंड पे या दरमियान में हमारे पास आ सकता है। ये भी क्या है, ये
यानी कि रूल है कि आप जब भी डिजिट लगाएंगे दरमियान में एंड पे लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे, तो वो वैलिड जो है वो आइडेंटिफायर का नाम नहीं बनेगा। ठीक है, आपने इस रूल को भी जो है इसी तरह जो है वो फॉलो करना है। तो दो जो बेसिक जो हमारे पास रूल्स हैं वो ये हैं। इसके अलावा जो कुछ कन्वेंशन हैं, या यूं कह लें कि एक तीसरा वो बड़ा कॉमन रूल है, लेकिन ये कि वो भी आपको थोड़ा मैं बताता जाता हूँ, वो ये है कि वेरिएबल के नाम में हम जो है वो कीवर्ड्स को यूज नहीं करते। ठीक है, ये भी रूल है, ना कीवर्ड्स को यूज करते हैं और ना ही जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वो लफ्ज जिसका लैंग्वेज ने पहले से कोई मीनिंग डिफाइन कर दिया है उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर एक INT एक कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरह हमने पहले काम किया था तो आपने उसमें देखा था कि मतलब कि जितने भी जैसे फॉर का जो लफ्ज है, इफ का जो वर्ड है, ठीक है, इसी तरह करैक्टर है, फ्लोट है, इनकी जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। ठीक है, हम कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल का नाम जो है वो नहीं रख सकते। और रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? देखिए, रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज ने रिजर्व किए होते हैं कि मे बी वो फ्यूचर में कहीं यूज हो। ठीक है, लैंग्वेज उसको यूज तो नहीं कर रही होती, लेकिन लैंग्वेज ने उसको रिजर्व किया होता है कि भाई ये आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं होने चाहिए। आइडेंटिफायर का क्या मतलब है कि किसी वेरिएबल का नाम रखना या फिर किसी फंक्शन का नाम रखना। तो फंक्शन के नाम रखने के भी यही रूल्स हैं। तो रिजर्व वर्ड जावा में कीवर्ड तो खैर बहुत सारे हैं, ऐसे आपको पता है, इफ, इंट, करैक्टर, फॉर का लूप, इसी तरह वॉइड, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड जावा में जो है ना ये दो हैं, एक है कॉन्स्ट के नाम से और एक है गो टू के नाम से। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये हम यूज नहीं करते जावा में, लेकिन जावा लैंग्वेज ने इनको जो है आप समझे कि रिजर्व किया हुआ है कि मे बी फ्यूचर में किसी जावा की रिलीज में इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो इसलिए आप इन कीवर्ड्स को और रिजर्व वर्ड्स को जो है वो अवॉइड करते हैं। ये हमारे कहने के फंडामेंटल रूल्स हैं जावा में वेरिएबल का नाम रखने के। देखिए, रूल्स के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रूल्स के अलावा कुछ हमारे पास कन्वेंशंस होती हैं। ठीक है, वो कन्वेंशंस क्या हैं, अब हम थोड़ी सी उन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, पहली कन्वेंशन तो ये है कि आल्दो कि हम अपने वेरिएबल को डॉलर साइन से और अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं और इनको दरमियान में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन हम इसको यूज नहीं करते। यानी कि आप जावा के बाकी डेवलपर्स का लिखा हुआ कोड बहुत कम देखेंगे कि उन्होंने अपने वेरिएबल का नाम इस तरीके से रखा हो या ऐसे रखा हो। ठीक है, ये बाय कन्वेंशन हम इसको अवॉइड करते हैं। तो हम जो वेरिएबल का नाम है वो कैसे रखते हैं, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कि पहली कन्वेंशन ये है कि हम वेरिएबल के नाम में डॉलर साइन अंडरस्कोर को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। वेरिएबल के शुरू में भी नहीं लिखते, दरमियान में भी नहीं लिखते, जबकि उसकी जगह पे हम यूज करते हैं कैमल नोटेशन। ठीक है, कैमल नोटेशन। कैमल नोटेशन क्या है, जैसा कि आपको थोड़ा सा पहले अंदाजा होगा, कैमल नोटेशन में ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो वेरिएबल है वो सिंगल वर्ड का है तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है इंटीजर, लेट्स से नंबर, तो आप उसको स्मॉल केस में लिखेंगे तमाम करैक्टर्स को और उसमें स्पेस जाहिर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके वेरिएबल में दो लफ्ज आते हैं, आप एक वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं, टू वर्ड्स के ऊपर बेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, हम वो स्ट्रिंग के तौर पे लेना चाहते हैं और उसका नाम रखना चाहते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, किसी यूजर का फर्स्ट नेम, तो एफ स्मॉल आएगा और जो नेम है उसका जो एन है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कैमल नोटेशन है। यानी कि पहला लफ्ज कंप्लीट और दूसरे लफ्ज का पहला कैरेक्टर कैपिटल, यानी कि पहला लफ्ज सारा स्मॉल केस में, दूसरे लफ्ज का पहला कैरेक्टर कैपिटल, और इसी तरह अगर तीन लफ्ज का हो जाएगा तो तीसरे लफ्ज का भी पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो इसको हम कहते हैं कैमल नोटेशन। तो ये कन्वेंशन है, यानी कि तमाम जावा के जो डेवलपर्स हैं इस कन्वेंशन को जो है वो फॉलो करते हैं, लिहाजा आप भी जो है वो इस कन्वेंशन को फॉलो करें। इसके अलावा इसी के अंदर ही, यानी कि नाम रखने के अंदर ही एक कन्वेंशन ये भी है कि आप जो नाम रखते हैं उसमें पूरा वर्ड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई वेरिएबल है उसमें मतलब लेट्स से सैलरी का एक डेटा सेव करना है, ठीक है, आप कहते हैं जी इंटीजर सैलरी, तो आप सैलरी की जगह पे एस यूज कर लेते हैं, तो ये मतलब कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, ये यानी कि आप समझे कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब भी आपने कोई वेरिएबल लेना है, आपने ये जो एब्रीविएशंस होती है ना ये नहीं यूज करनी, आपने पूरा वर्ड यूज करना है, क्योंकि सारे डेवलपर्स इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। तो आपका कोड आपके अपने लिए भी समझना आसान होगा और दूसरों के लिए भी जाहिर है वो समझना जो है वो काफी इजी होगा। तो खैर आपने इन कन्वेंशंस को जो है वो फॉलो करना है। इसके अलावा फर्ज करें अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो भी लैंग्वेज में पहले काम किया है उसमें आपने कॉन्स्टेंट्स देखे होंगे कि भाई कॉन्स्टेंट भी आपको कभी लेने की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टेंट में वेरिएबल का जो नाम है वो हम इस तरीके से नहीं रखते।
ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपको पता है ना कि कांस्टेंट उसको कहते हैं कि एक डेटा है वो चेंज नहीं होगा। जब एक दफा इनिशियलाइज हो गया तो इनिशियलाइज होने के बाद जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है हम उस डेटा की वैल्यू को चेंज नहीं करते, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो जावा में जब भी आप कांस्टेंट लिखेंगे उसको हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी वो, ये उसका तरीका है, इसकी मैं डिटेल बाद में बताऊंगा कि ये फाइनल की कीवर्ड क्यों लिखते हैं और स्टैटिक का कीवर्ड क्यों लिखते हैं, ठीक है। बस ये एक तरीका है जावा में कांस्टेंट को लेने का। यहाँ पे आपने इंटीजर लिख दिया, ठीक है, इनके हम इंटीजर टाइप का कांस्टेंट ले रहे हैं। आप वो डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम हो गई है, हम यूं करते हैं एक नया पेज ओपन कर लेते हैं या यहाँ ले लेते हैं। आप लिखेंगे फाइनल स्टैटिक, ये हम कांस्टेंट लेने का आपको मैं बता रहा हूं कि कांस्टेंट के जो नाम है यानी कि जो आइडेंटिफायर है वो कैसे रखते हैं। फर्ज करें हमने सिटी कोड स्टोर करना है तो हम वो सारा कैपिटल केस में लिखेंगे सिटी, और जो उसकी यानी कि जो 2 वर्ड्स में स्पेस देनी है, यहाँ पे तो हमने कैमल नोटेशन यूज की थी ना इस जगह पे जब हमने वेरिएबल का नाम रखा था, जबकि कांस्टेंट का नाम रखते वक्त हम अंडरस्कोर यूज करते हैं और उसके बाद अपना दूसरा लफ्ज लिखते हैं। एक ये बात, और दूसरी बात जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनके तमाम जो लेटर्स हैं वो सारे कैपिटल केस में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसकी जो वो वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं। तो कांस्टेंट को कह लें कि डिफाइन करने का जो तरीका है वेरिएबल या कांस्टेंट का नाम रखने का तरीका, जो आइडेंटिफायर रखने का तरीका है, वो नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा सा फर्क है। ये भी कन्वेंशन है, रूल नहीं है। क्या मतलब कि आप इसको सिटी को स्मॉल केस में भी लिखेंगे तो तब भी ठीक है, क्योंकि रूल यही वाले जो आपको मैंने पहले 3 बताए हैं यही फंडामेंटल रूल है, बाकी जो सारी है वो कन्वेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी कन्वेंशन है, ठीक है, इसी तरह पूरा नाम यूज करना भी कन्वेंशन है, और इसी तरह ये काम करना भी, ये भी सारी की सारी हमारे पास कन्वेंशन है। एक लास्ट पॉइंट वो मैंने स्टूडेंट्स में और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत देखा है, लोग मिस्टेक करते हैं, वो भी आप समझें कि कन्वेंशन है, रूल नहीं है। वो कन्वेंशन क्या है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम रखें आप हमेशा नाउन की फॉर्म में नाम रखें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल लेना है और उसमें किसी यूजर का कोई डेटा स्टोर करना है, लेट्स से हमने उसमें उसकी एज स्टोर करनी है, तो हम उसको वेरिएबल को ऐसे लेंगे ना, इंटीजर एज। तो ये एज जो है ना ये नाउन है, यानी कि आपने जब भी वेरिएबल का नाम रखना है वो नाउन की फॉर्म में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसका नाम ऐसे रखा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी इंटीजर का नाम, इंटीजर एज की जगह पे आप लिख दें जी फॉर एग्जांपल गेट एज, ठीक है, गेट एज, तो ये अब गेट एज नाउन नहीं रहा, ठीक है, ये एक वर्ब बन गया। तो जब भी आपके जहन में जो वेरिएबल का नाम है वो एक वर्ब की फॉर्म में आए तो उसको अवॉइड करें, हमेशा जो है वो नाउन यूज करें। मिसाल के तौर पे आपने कोई काउंटिंग या कोई नंबर स्टोर करना है, ठीक है, तो आप उसका जो नाम है वो इंटीजर काउंट रखें, ठीक है, काउंट रखें। उसका जो नाम है वो काउंटिंग ना रखें, या उसका जो नाम है वो गेट काउंटिंग या डू काउंटिंग या इस तरह का वर्ड ना यूज करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ये मतलब अच्छी प्रैक्टिस है, और अगर आप उसका नाम एक वर्ब की फॉर्म में रखेंगे तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डू समथिंग नाम रखा हुआ है किसी वेरिएबल का, ठीक है, और आपने स्टोर करना था फॉर एग्जांपल उसमें किसी यूजर का एड्रेस, तो आपने उसका नाम रख दिया है स्टोर एड्रेस। तो भाई स्टोर एड्रेस नाउन थोड़ी है, ये तो एक वर्ब है। तो आप ऐसे नाम को वर्ड किया करें, जब भी नाम रखें इन कन्वेंशंस को फॉलो करें, आपका लिखा हुआ कोड बाकी जो डेवलपर्स हैं उनके लिए आसान होगा और एक अच्छी इमेज जाएगी। मतलब क्लाइंट को कोड डिलीवर करते हैं, आपके बाकी टीम मेंबर्स कोड देखेंगे तो वो समझेंगे कि भाई एक प्रोफेशनल बंदे ने जो है वो कोड लिखा हुआ है, जिसको किसी लैंग्वेज की बारीकियों का अच्छी तरह अंदाजा है कि हम उसमें क्या काम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो खैर ये बुनियादी सी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वेरिएबल के नेमिंग के हवाले से। दूसरी जो बात है वो है टाइप के हवाले से, कि जावा में जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या होती है और साइज क्या होते हैं और वैल्यू क्या होती है। तो ऐसा करते हैं कि इनको शुरू करने से पहले मतलब ये देख लेते हैं कि टाइप की बेसिक चीज टाइप्स हैं कौन सी, फिर हम किसी एक टाइप की डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जावा में जो टाइप है ना किसी भी वेरिएबल की, वो 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। या तो आप जो वेरिएबल ले रहे हैं वो प्रिमिटिव टाइप का होगा या वो रेफरेंस टाइप का होगा। तो नेक्स्ट इसको स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे मैंने थोड़ा इसको डिटेल में बताया है। देखिए प्रिमिटिव टाइप क्या होती है। प्रिमिटिव टाइप ऐसी टाइप को कहते हैं जो कि बेसिक वेरिएबल टाइप होती है जो कोई लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। बेसिक से मुराद ये है कि लैंग्वेज ने उन टाइप्स को डिफाइन किया होता है और उसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसको यूज करके कम्प्लेक्स या कंपोजिट टाइप्स या लार्जर जो डेटा की टाइप्स हैं वो तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम प्रिमिटिव टाइप्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब हैं क्या क्या।
प्रिमिटिव टाइप क्या हैं, उनके लिटरल्स क्या होते हैं, उसकी रेंज क्या होती है। इसको समझने के लिए बजाय इसके कि मैं सारा कुछ यहीं पे लिस्ट कर देता, तो वो एक्चुअली जो प्रिमिटिव टाइप्स है ना, वो टोटल 8 प्रिमिटिव टाइप्स हैं। अगर सारे नाम लिख दूं तो आपके लिए सारा शायद आपको बहुत ज्यादा लगे, कंफ्यूजिंग हो। तो मैंने ये किया है कि आपको, मैंने सोचा कि आपको जो है ना वो साथ साथ थोड़ा डिटेल बताता जाऊं, ताकि आपको समझ लग जाए कि हाँ जी ये प्रिमिटिव टाइप क्या है और इसकी क्या लॉजिक बनती है। तो एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। अब हम प्रिमिटिव टाइप की थोड़ी सी डिस्कशन करने लगे हैं कि प्रिमिटिव टाइप कौन कौन सी हैं। देखें जो प्रिमिटिव टाइप्स है ना, वो जावा में 2 तरह की हैं, ठीक है। देखिए, या तो हमने कोई नंबर स्टोर करने होते हैं और या हमने उसमें कोई बूलियन डेटा स्टोर करना होता है। और रही बात कैरेक्टर्स की, तो आपको पता है ना कि कैरेक्टर्स भी एट द एंड तो एक नंबर की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो यूं समझे कि जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो या तो हमारे पास न्यूमेरिक होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मेरे पास कोई न्यूमेरिक डेटा है, या आप कहें कि आपके पास वो कोई बूलियन जो है वो बूलियन टाइप होती है प्रिमिटिव। अच्छा, अब न्यूमेरिक क्या चीज है और बूलियन क्या चीज है। न्यूमेरिक में जो प्रिमिटिव टाइप्स जावा ने डिफाइन की हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें पहली है बाइट, ठीक है। अब ये जो सारी मैं बात करने लगा हूं, ये मैं प्रिमिटिव टाइप्स की बात कर रहा हूं कि न्यूमेरिक प्रिमिटिव टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो 2 तरह की हैं। प्रिमिटिव टाइप याद रखें कि बेसिक टाइप्स हैं जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, इनको यूज करके हम नई टाइप्स बनाते हैं, ठीक है। पहली हैं, आप समझेंगे उनको हम कहते हैं न्यूमेरिक है वो, ठीक है। न्यूमेरिक मीन कि हम उसमें कोई नंबर स्टोर करते हैं। और जो दूसरी हैं वो हैं बूलियन, ठीक है। बूलियन मीन के ज़ाहिर हम उसमें ट्रू फॉल्स स्टोर करते हैं। तो न्यूमेरिक की पहले थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप से मुराद क्या है, अभी डेटा टाइप जैसे कि आप लिखते हैं इंटीजर और नंबर, ठीक है। तो ये जो इंटीजर है ये क्या है, एक टाइप है, ठीक है। तो हम इसकी डिटेल में जाने लगे हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी बेसिक टाइप हैं जो हम जावा में यूज कर सकते हैं। तो पहली टाइप है जावा में, उसे कहते हैं बाइट, ठीक है। यानी कि जैसे आप यहाँ इंटीजर लिख सकते हैं वैसे ही आप यहाँ पे बाइट टाइप का भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। देखिए, आपको हर टाइप के बारे में 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका साइज कितना है, यानी कि जब आप वो लेंगे तो आपकी जो रैम है उसमें वो कितने बाइट्स को कंज्यूम करेगी। देखिए, बाइट तो लफ्ज से पता चल रहा है कि बाइट जो है वो, उसका जो साइज है वो होता है 1 बाइट, ठीक है, यानी कि 8 बिट्स। मैं इसको बाइट में साइज लिख रहा हूं, तो ये क्योंकि टाइप भी बाइट है तो इसका साइज भी क्या है, 1 बाइट है, यानी कि 1 बाइट मीन कि ये 8 बिट्स में ये डेटा को स्टोर करेगी। तो अब इसी से थोड़ा सा रेंज को भी जरा अंदाजा करते जाते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमने न्यूमेरिक में क्या बात करनी है, एक उसके साइज की बात करनी है और दूसरा उसकी, ये बूलियन को यहां से खत्म कर दें, दूसरा कह दें कि हमने उसकी थोड़ी सी रेंज की भी बात करनी है कि इसमें हम कितना डेटा स्टोर कर लेंगे। देखिए, जो रेंज होती है ना उसको याद करना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको याद करें, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उसकी रेंज को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई वो 1 बाइट का उसका साइज है, तो इसका फार्मूला क्या है, बहुत सिंपल है कि फर्ज करें अगर अब 1 बाइट में कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि 8 बिट्स में मैं टोटल कितने कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। पहले आप समझें कि आप 2 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकते हैं। आपको पता है ना कि आप स्टोर कर सकते हैं 1 1 1 0 0 0 0 1, यानी कि अगर आपके पास 2 बिट्स हों तो 2 बिट्स को यूज करके आप 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 3 बिट्स हों तो आप इसी तरह उसको लिस्ट कर लेंगे। तो जो फार्मूला बनता है वो बनता है कि 2 रेज टू पावर, हमारे पास बिट्स कितनी है, अगर 2 बिट्स हैं तो 2 रेज टू पावर 2 मीन के 4 डिफरेंट सिंबल्स या नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बिट्स को यूज करके। तो अगर मेरे पास 8 बिट्स हो जाए तो मैं क्या कहूंगा कि मैं कितने डिफरेंट सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट मीन्स के 2 रेज टू पावर 8, और ये कितना बनता है 256। दैट मीन्स के 8 बिट्स को, यानी कि बाइट के अंदर हम 256 डिफरेंट सिंबल्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब 256 तो हो गया, लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि ये 256 तो होता है ना कि फॉर एग्जांपल 256 नंबर ऑफ सिंबल्स, लेकिन हम तो जाहिर है कि इसमें जीरो भी, मतलब 0 से शुरू करते हैं, तो 0 से शुरू करेंगे तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से लेकर 255 बनेगी। एक तो ये अहम बात है। और दूसरी बात आपने देखी होगी जब आपने पहले प्रोग्रामिंग कोई की है, बेसिक प्रोग्रामिंग, कि हम तो नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर रहे होते हैं ना। तो जब नेगेटिव नंबर स्टोर करते हैं तो 256 का जो हाफ है
यानी तो वो नेगेटिव नंबर्स में चला जाता है और जो हाफ है वो पॉजिटिव नंबर में चला जाता है। तो आप समझें कि अगर इसको हम हाफ करें तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, 128 माइनस इसका हाफ यही बनेगा ना, देखिए माइनस 128 से लेकर पॉजिटिव 128 तक। तो ये 128 और 128 कितने हो गए, 256 हो गए। लेकिन आपको पता है हम इसमें जीरो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर जीरो दरमियान में डालेंगे तो ये तो 257 कॉम्बिनेशन हो गई ना, तो 257 नहीं बनानी, 256 ही बनानी है। तो उसका रूल ये है कि हम पॉजिटिव साइड से एक नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये बनेगी माइनस 128 से लेकर पॉजिटिव यानी कि यहां से लेकर 127 पॉजिटिव 127 तक, और इसमें जीरो भी शामिल होता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ना रेंजेस का अंदाजा कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो वो भी बहुत सिंपल है कि जैसे आपको पता है ना कि 2⁸8 256 बनता है, तो अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि भाई 2⁸7 से लेकर यानी कि माइनस 2⁸7 से लेकर 2⁸7 और -1। तो हम इस चीज को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाइट को की जो रेंज बनेगी वो बनेगी ये वाली, यानी कि 2⁸, फर्ज करें ये 8 बाइट्स हैं तो 8 - 1 और 2⁸7 से लेकर ये माइनस का नंबर होगा से लेकर पॉजिटिव 2⁸7 और उसमें से एक नंबर हम कम कर देंगे। इस तरीके से हम रेंज का थोड़ा सा अंदाजा देखें। अभी तो मुझे पता है ना कि 1 बाइट है तो बड़ी आसानी से मैं रेंज निकाल सकता हूं, लेकिन जब यही 64 32 बिट्स हो जाएंगी तो आपको रेंज निकालने में थोड़ी मुश्किल होगी। अगर आपने ये फार्मूला थोड़ा सा ज़हन में रखा होगा तो आपको बड़ी आसानी से उसकी रेंज का जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि इसमें मेरे कितने के नंबर जो है वो स्टोर हो सकते हैं। खैर 1 बाइट की इतनी स्टोरी काफी है। दूसरी इसमें टाइप है उसे हम कहते हैं शॉर्ट। ठीक है, दूसरी टाइप को हम कहते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्या है, लेकिन जैसे बाइट एक टाइप है वैसे ही शॉर्ट एक टाइप है। शॉर्ट में और बाइट में बस फर्क ये है कि जो शॉर्ट का साइज है वो 1 बाइट नहीं होता, वो 2 बाइट्स होता है। 2 बाइट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 16 बिट्स होता है। ठीक है, तो देखें अगर 16 बिट्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको ये नंबर यहाँ पे निकालना आना चाहिए। जैसे बाइट जो है इसमें नेगेटिव नंबर आ जाते हैं ना, तो जिनमें नेगेटिव नंबर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये साइंड डेटा टाइप है, हमारी साइंड है। और अगर नेगेटिव नंबर ना स्टोर हो तो हम उसको कहते हैं ये अनसाइंड है। तो ये जो बाइट है ये भी साइंड है। ठीक है, इसी तरह जो शॉर्ट है ये भी साइंड है। तो क्या मतलब कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, फिर इसी फार्मूले से थोड़ा सा इसको यानी कि बनाने की कोशिश करें। इसके बिट्स कितने थे 8, इसके कितने हैं 16, तो यहाँ पे -1 किया था तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2⁸, इसमें से एक कम कर देंगे 15 माइनस वाला, यहां से लेकर 2⁸15 और यहां से एक नंबर कम कर देंगे। इसकी खैर जो रेंज है हमारे पास ये वाली बन जाएगी कि टोटल नंबर इसमें कितने स्टोर हो जाएंगे। ये कितना नंबर बनता है ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ये 32,000 और 768 समथिंग से लेके और 767 तक, मतलब 32,767 तक नंबर बनता है। लेकिन आप वो नंबर को याद करने के बिल्कुल चक्कर में ना पड़े, बस आपको मैं फार्मूला समझाना चाह रहा हूं कि आपको डेटा की टाइप को देख के और उसके सिर्फ ये बात अगर आपके ज़हन में हो कि बाइट मीन 1 बाइट, शॉर्ट मीन 2 बाइट, तो 2 बाइट से आपको ये रेंज निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह एक और टाइप है उसे हम कहते हैं करैक्टर। क्या कहते हैं इसको, करैक्टर। करैक्टर जो है ना ये थोड़ी सी फर्क चीज है। करैक्टर हम यूज करते हैं हम ज़ाहिर करैक्टर्स को स्टोर करने के लिए। अब वो फर्क क्या है, देखिए वो फर्क ये है कि ये जैसे कि दोनों साइंड है ना, ये जो करैक्टर है ये अनसाइंड होता है। पहली बात ये नोट करने की, इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकते। अगर ये अनसाइंड है तो इसकी रेंज कैसे निकलेगी वो भी बड़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल इसका जो साइज है वो शॉर्ट के बराबर ही होता है, तो आप कहते हैं कि इसका साइज भी 16 बिट्स ही है, दैट मीन्स के 2 बाइट इसका साइज है। ठीक है, यानी कि आप समझें जावा में आप जब भी कोई करैक्टर लेते हैं तो वो 2 बाइट की मेमोरी जो है वो कंज्यूम करता है। अब अगली बात यह है कि जो करैक्टर सी में होता है वो तो 8 बिट्स लेता है, तो यहाँ पे 16 बिट्स को क्यों लिया गया। देखिए जब जावा डिजाइन की थी ना तो उसी वक्त जावा के डिजाइनर्स ने ये सोचा था कि ये लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि इसमें दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, यानी कि अलिफ बे है, जैसे ABC है, और इसी तरह चाइनीज लैंग्वेज के डिफरेंट करैक्टर्स हैं, कोरियन के हैं, जापानीज के हैं, वो सारे के सारे इसमें स्टोर होने चाहिए। तो जो 2⁸8 यानी कि अगर इसका साइज 8 बिट का होता तो वो तो हम मैक्सिमम 256 कॉम्बिनेशन जो है स्टोर कर सकते हैं। तो 256 में तो
मतलब स्मॉल ABC और कैपिटल ABC और काउंटिंग और कुछ स्पेशल सिंबल जो आपके कीबोर्ड पे बने होते हैं यही आ जाए तो मतलब इनके अलावा भी कुछ सिंबल्स हैं, उससे 256 का नंबर पूरा हो जाता है। जबकि दुनिया की जो बाकी सारी लैंग्वेजेस हैं उनके जो करैक्टर सेट्स हैं वो 256 की रेंज के अंदर पूरे ही नहीं होते। तो इसलिए जावा में जो करैक्टर की टाइप ली गई उसको शुरू से ही 16 बिट का लिया गया, और 16 बिट चूंकि अनसाइंड है तो इसका मतलब क्या है कि अब हम -1 नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि हम कहेंगे 0 से लेकर 2⁻16। ठीक है, तो चूंकि 0 ऐड किया है तो इसमें से हम एक कह लें कि माइनस कर देंगे, तो ये जो नंबर बनता है ये 65,535 बनता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हम 65,000 प्लस यानी कि 65,535 डिफरेंट करेक्टर्स जो है ना वो अपने एक वेरिएबल के अंदर उनमें से कोई भी एक करेक्टर जो है वो सेव कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है कि दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के तमाम जो करेक्टर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप इस करेक्टर के अंदर अलिफ बे में से भी कोई करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और इसी तरह जापानीज और कोरियन और चाइनीज और जो भी लैंग्वेजेस हैं उसके करेक्टर स्टोर आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो खैर इसको लेने की वजह ये थी। तो जाहिर है इसमें नेगेटिव की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी सारे नंबर्स हैं वो पॉजिटिव ही स्टोर करने हैं। पॉजिटिव क्यों स्टोर करने हैं उसकी भी रीजन बस थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि भाई ये जो स्टैंडर्ड फॉलो करता है ना उसे हम कहते हैं यूनिकोड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिकोड। तो यूनिकोड का जो स्टैंडर्ड है ना वो शुरू होता है, यानी कि आप समझें कि भाई वो 0 अगर उसको यूनिकोड फॉर्मेट में कोई करैक्टर लिखा हो तो वो 000 से शुरू होके यूनिकोड का जो वो हेक्साडेसिमल में बात करें तो वो 4 डिजिट में फॉर एग्जांपल इस रेंज तक जाता है। तो मतलब ये खैर उसकी ज्यादा टेक्निकल डिटेल है, आप इसको चाहे स्किप भी कर दें। आप समझें कि जो यूनिकोड का स्टैंडर्ड है ना वो नेगेटिव नंबर्स पे नहीं बना हुआ, वो सारा जो स्टैंडर्ड है वो पॉजिटिव नंबर्स पे बना हुआ है। तो इसलिए हम कभी भी अपने जो करैक्टर की टाइप है उसमें नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर ही नहीं करते, ना हम नेगेटिव नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो किसी करैक्टर के अगेंस्ट कोई होता ही नहीं है। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो वो पॉजिटिव नंबर कितने हैं वो ये हैं, उनको हम इस तरीके से जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये हो गई कुछ बुनियादी टाइप्स हमारे पास ना। इसी तरह एक और टाइप है वो हमने पहले भी यूज किया, जैसे मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दी थी, उससे हम कहते हैं इंट। ठीक है, इंटीजर कहते हैं लेकिन लिखते कैसे हैं, INT, इंट। तो जावा में जो इंट है वो 2 बाइट का नहीं है, वो 4 बाइट का है। ठीक है, वो 4 बाइट का है। दैट मीन्स के वो 32 बिट्स का एक इंटीजर है। तो 32 बिट्स का जो इंटीजर है, अगर हम कहें कि भाई वो जो इंटीजर है ना ये भी क्या है, साइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसकी रेंज निकालनी है तो कैसे निकलेगी, मैं कह सकता हूं ना कि 2⁻32 है, तो 31 से लेकर 2⁻31 -1 इतना बड़ा नंबर आप एक इंटीजर के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये रेंज क्या बनती है इसको अगेन छोड़े, बस आपको थोड़ा सा मैं फार्मूला ये समझाना चाह रहा था कि आपको ये पता चल जाए कि इसको निकालते कैसे हैं, अगर आपको उसका सिर्फ साइज पता हो। इसमें कुछ पॉइंट्स मजीद हैं, वो जब जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जावा 8 के अंदर उन्होंने जो है ना वो इंटीजर हमें एक और भी टाइप का दिया है, उसे साइंड इंटीजर कहते हैं, तो उसकी रेंज और भी ज्यादा है। ठीक है, वो अभी छोड़ देते हैं, जब आपको क्लासेस पढ़ लेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि वो आप इंटीजर के अगेंस्ट एक क्लास भी होती है और वो आप कैसे यूज करेंगे। अभी के लिए जो है वो इतनी डिस्कशन ही काफी है, अगर आप इसको एक दफा जरा अंडरस्टैंड कर लें इसको ओवरव्यू को। ये हमारी टाइप होगी। सम टाइम हमें जो नंबर स्टोर करना पड़ता है ना वो 32 बिट से भी ज्यादा हमें मतलब नंबर चाहिए होता है, उसकी रेंज हमें इससे भी ज्यादा चाहिए होती है। तो वो नंबर हम उसके लिए इंटीजर यूज नहीं करते, उसके लिए एक और टाइप जावा ने दी है, उसे कहते हैं लॉन्ग नंबर। ठीक है, या लॉन्ग कह लें, उसकी टाइप है। उसका साइज इससे डबल है, यानी कि अगर ये 32 बिट्स हैं तो उसका साइज कितना है, 64 बिट्स यानी कि 8 बाइट्स। ठीक है, अब मुझे बार बार उम्मीद है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि जो लॉन्ग है वो भी चूंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो साइंड है, तो आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं कि जी 2⁻63 से लेकर 2⁻63 -1 बन जाएगी। तो ये जो सारी टाइप्स है ना, यहाँ पे मैं एक दफा लाइन भी लगा देता हूँ, ये सारी टाइप्स हैं, इनको कोलेक्टिवली कहते हैं कि ये हमारी इंटेग्रल टाइप्स हैं। क्या कहते हैं इनको, इंटेग्रल टाइप्स हैं। इंटेग्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो टाइप्स हैं ये फ्रैक्शन में नंबर को स्टोर नहीं करती, यानी कि आप शॉर्ट के अंदर, बाइट के अंदर, करैक्टर, इंट और लॉन्ग के अंदर ऐसे नंबर स्टोर नहीं कर सकते 24.5 ये 0।
ठीक है। ये चूंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ये चीजें नहीं आ सकती, इसलिए इनको कहते हैं इंटेग्रल। इंटेग्रल मीन ये लफ्ज इंटीजर से है, तो आप सिर्फ इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर ही स्टोर करेंगे। कुछ केस में वो साइंड होंगे और कुछ केस में वो जो है वो अनसाइंड होंगे। तो अनसाइंड कहाँ पे है, वो कैरेक्टर के केस में। वो क्यों है, क्योंकि वो यूनिकोड को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, ताकि दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के जो कैरेक्टर्स हैं, हम जावा के का जो प्रोग्राम है उसको प्रोसेस कर सके, उसको स्टोर कर सके। तो भाई क्या इसका मतलब ये है कि हम जावा में फ्रैक्शन नंबर स्टोर नहीं कर सकते? तो ऐसी बात नहीं है, हम जावा में फ्रैक्शन नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, उसके लिए जावा ने फ्लोटिंग पॉइंट्स हमें दिए हैं, ठीक है। फ्लोटिंग फ्लोट टाइप्स कह लें, ठीक है, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली है उसे कहते हैं फ्लोट, ठीक है, और दूसरी है उसे कहते हैं डबल। ये जो दोनों हैं, ये जो फ्लोट है ये हमारे पास 4 बाइट को कंज्यूम करता है रैम में, ठीक है, और जो डबल है ये लॉन्ग की तरह, इसका साइज लॉन्ग जितना ही है। दैट मीन्स कि ये आपकी जो रैम है उसके अंदर 8 बाइट्स को कंज्यूम करता है। तो इसकी जो रेंज है वो काफी अगेन ज्यादा टेक्निकल कहानी है कि भी 4 बाइट में कितने बिट्स हैं वो पॉइंट से पहले के लिए यूज करता है, कितने पॉइंट्स फ्रैक्शन के बाद के लिए करता है, एक्सपोनेंट वगैरह के लिए। तो वो थोड़ी ज्यादा टेक्निकल स्टोरी है। आप समझे कि हमारे कोर्स में आपको इसकी रेंजेस के बारे में कोई भी इस किस्म का आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और ना आपको इसकी रेंजेस को समझने की जरूरत है। बस अभी आप ये समझें कि भाई अगर आपकी स्मॉल फ्रैक्शन है, स्मॉल नंबर है, तो आप फ्लोट में स्टोर कर लेंगे। अगर बहुत बड़ा नंबर है और उसके बाद यानी कि पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं इनके, ये जो आपका पार्ट होता है, तो उसके लिए जो है वो आप डबल यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी कुछ बुनियादी डिस्कशन है कि भाई किस तरीके से जावा में जो है वो 8 टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो देखें ये 8 हुई है कि नहीं हुई अभी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप्स हो गई हैं। तो जो एक रह गई है वो कौन सी रह गई है, वो रह गई है बुलियन, ठीक है। तो बुलियन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बुलियन कोई कम्प्लेक्स नहीं है। बुलियन को यहीं पे लिख लेते हैं कि जो बुलियन है उसमें हम क्या करते हैं, बुलियन की जो टाइप्स हैं वो एक ही टाइप है, उसको कहते हैं स्मॉल बी से बुलियन। और उसका वेरिएबल कैसे लेते हैं, इसकी 2 ही वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल बुलियन आपने कोई वेरिएबल लिया है, लेट्स से फ्लैग, तो आप इसमें या तो ट्रू स्टोर करेंगे तो या फिर जो है वो अपना फॉल्स स्टोर करेंगे। तो बस 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं बुलियन की। अब इसके साइज की बात कर लें हम, डिस्कशन की खातर या अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह देते हैं कि भाई इसका जो साइज है, चूंकि ये सिर्फ 0 या 1 स्टोर कर रहा है, हम इसको 0 1 कहते नहीं है, मतलब कहते इसको ट्रू फॉल्स ही है। लेकिन बात करते वक्त हम कह देते हैं क्योंकि इसने सिर्फ मतलब ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है ना, तो लगता ये है कि शायद ये 0 और 1 स्टोर करता है। तो 0 और 1 को स्टोर करने के लिए 1 बिट ही काफी है। जैसे यहाँ पे देखें ना कि अगर 2 बिट्स थी तो हमने ये नंबर स्टोर कर लिए, तो अगर बिट ही 1 हो तो 2 raised to power 1 तो क्या आ जाएगा 2। तो दैट मीन्स कि 2 कॉम्बिनेशन स्टोर करने के लिए 1 बिट काफी है। तो लगता ये है कि इसका जो साइज है वो 1 बिट का होता है। लेकिन जो अगर जावा की आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, जो जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, तो उन्होंने इसके साइज के बारे में ज्यादा बात नहीं की। वो कह रहे हैं कि आप इसके जो है ना वो साइज आप अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 बिट कह सकते हैं, लेकिन 1 बिट प्रीसाइज नहीं है, उसकी और भी फर्दर कोई डिटेल्स हैं, तो वो अभी हमें उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो जब आप जेडीके के या जेवीएम के प्लगइन्स लिखें या उस लेवल पे कोई कोडिंग करें तो वहां पे हमें उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां तक हमारे कोर्स का स्कोप है तो हमें इस फ्लोटिंग पॉइंट और ये और बुलियन की फर्दर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जितना मैंने बताया है इतनी चीज के ऊपर जो आप ग्रिप कर लें, तो आप जो बेसिक लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप बड़ी आसानी से इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने देखा कि भाई इंटीजर को स्टोर करने के लिए ही हमारे पास 1 2 3 4 और 5 जो है वो टाइप्स हैं। इसको निकाल दें क्योंकि ये कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए होती है। फिर भी हमारे पास 4 टाइप हैं जिसमें हम नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर अरिथमेटिक्स परफॉर्म करनी होती है। इस पे जाहिर है हम अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं करते, इसमें तो हम ABC अलिफ बे इस तरह के कैरेक्टर स्टोर करते हैं ना, तो आमतौर पर उसमें हमें प्लस माइनस की ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन ये जो 4 हैं इसमें पड़ती है। अब सवाल ये है कि भाई इतनी ज्यादा टाइप्स हैं तो मुझे अगर एक इंटीजर चाहिए तो मैं कौन सी टाइप यूज करूं। देखें आमतौर पे जब हमें इंटीजर चाहिए होता है ना, हम इसको यूज करते हैं INT को, हम इन दोनों को यूज नहीं करते। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कैसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। देखें अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं जिसने मेमोरी कंस्ट्रेंट यानी कि एनवायरनमेंट है उसके ऊपर चलना है, या वो जो डेटा आपने रखना है फर्ज करें वो मिलियंस में एक अरे है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ नंबर्स आपने स्टोर करने हैं, और आपको पता है कि वो जो हर एक नंबर है वो इस रेंज से नहीं जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि आप को चाहिए कि वहां पे इंटीजर यूज ना करें, शॉर्ट यूज करें, ताकि आपकी जो है वो रैम कम से कम कंज्यूम हो। इसी तरह यही एग्जांपल बाइट की है। तो जब आपको लगे कि भाई
आपने कोई बहुत बेसिक लेवल का काम करना है तो तब आप इंटीजर ही यूज करें, ठीक है, या नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है उसमें हम यही यूज करते हैं। लेकिन जब आप अरेज बनाते हैं और आपको पता हो कि इन अरेज का जो मेरा साइज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे हम देखते हैं कि भाई मेरे नंबर की रेंज क्या है और वो वाला नंबर स्टोर करते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन इन चीजों को यूज करने की ये है कि सम टाइम हम जिस मशीन के लिए प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, उसमें मेमोरी की लिमिटेशन होती है और हमारा प्रोग्राम जितनी कम मेमोरी यूज करे उतना वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, और माइक्रो कंट्रोलर का आपको पता है ना कि वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके डिफरेंट सेंसर से डेटा नोट करती हैं और उसकी बेस पे आगे पूरे सर्किट को जो है वो कंट्रोल करती हैं, ऑन ऑफ वगैरह करती हैं। तो आमतौर पे ऐसी जो डिवाइसेस है ना, उसके अंदर मेमोरी बहुत ज्यादा नहीं होती, लिमिटेड मेमोरी होती है, चंद बाइट्स की या चंद किलोबाइट्स की। तो अगर आपको कभी ऐसी डिवाइसेस के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़े, फिर आप वाकई ही इतनी बारीकी में सोचें कि हाँ जी मुझे जो है ना वो बाइट ही लेना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको पता है ना कि आजकल जो रैम के साइज हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो उस वक्त आपको इतना ज्यादा बोध करने की जरूरत नहीं है जी कि आप जो है वो हर वक्त बाइट और शॉर्ट के बारे में सोचते रहें। आप नॉर्मल इंटीजर लें, उसके अंदर जो है वो अपना काम कर लें, और जब इंटीजर आपकी रेंज को पूरा ना कर रहा तो आप उसके लिए जो है वो लॉन्ग यूज कर लें। तो मतलब ये एक हेरिस्टिक है, ये कोई मैंने एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला नहीं बताया। तो आप थोड़ा सा काम करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे केसेस में हम कौन सी टाइप यूज करके अपनी कितनी की मेमोरी बचा सकते हैं, तो फिर हम उसके लिहाज से अपनी जो टाइप है उसकी सिलेक्शन कर लेते हैं। तो खैर ये बेसिक सा एक ओवरव्यू था कि जावा की प्रिमिटिव टाइप्स कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, वो मेमोरी में जगह कितनी लेती हैं, उनकी रेंजेस क्या हैं, ठीक है। तो वापस स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि और हमारे पास जो है वो क्या काम रह गया है या कौन सा टॉपिक रह गया है। प्रिमिटिव टाइप की बात कर ली, इन 8 को मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेंजेस की भी हमने साथ ही बात कर ली है, ठीक है, और बेसिक वेरिएबल टाइप ये भी हम देख आए हैं कि ये कौन कौन सी। अब एक कंसेप्ट रह गया, वो है लिटरल्स का। लेकिन पहले ये समझें कि लिटरल कहते किसको हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट हमने 8 टाइप्स पढ़ी हैं उनके लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लिटरल्स कहते किसको हैं, आपको मैं ये कोड लिख के बताता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे एक जावा की क्लास बना लेते हैं, ठीक है, ताकि जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। लेट्स से हमारा वेरिएबल्स का टॉपिक है, तो हम वेरिएबल्स के नाम से एक क्लास बना लेते हैं और इस क्लास को ओपन करके जिस स्ट्रक्चर पे हमने पहले क्लास बनाई थी वैसे ही कह देते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पब्लिक एक क्लास है और इसका नाम है वेरिएबल्स, और इसके अंदर भी जाहिर हमें एक मेथड चाहिए जिसमें काम कर सकते हैं। हम कहते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है जो हमारे पास स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स की एक जो अरे है वो रिसीव करता है। और ये काम क्या करता है, लेट्स से हम कहते हैं कि ये इसके अंदर एक इंटीजर डिफाइन किया है जिसका नाम है नम, और इसके अंदर हमने रख दिया 20। ये जो मैंने 20 लिखा है ना कोड में, इसको प्रोग्रामिंग में कहते हैं लिटरल, ठीक है, लिटरल। यानी कि जब भी आप कोई वैल्यू अपने कोड में फिक्स कर देते हैं, हार्ड कोड कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है हमारा, ये हमने लिटरल लिखा है। तो चूंकि ये इंटीजर के साथ लिखा है तो हम इसे कहते हैं ये हमारा इंटीजर लिटरल है, या इंटेग्रल लिटरल भी कह सकते हैं। तो हर एक टाइप का लिटरल जो है वो आपको डिफाइन करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमने एक और टाइप पढ़ी है, हमने कहा जी शॉर्ट भी एक टाइप है, इसके लिए हम कहते हैं लेट्स से हमारे पास एक और नंबर है, उसके अंदर हमने कोई नंबर स्टोर करना है, लेट्स से 31 स्टोर करना है। तो यहाँ इसका जो लिटरल है इसके लिखने का यही तरीका है, लेकिन आपके जहन में क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट की रेंज है ये उस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। अगर शॉर्ट की जगह आपने फर्ज करें बाइट लिखा है और यहाँ पे 31 लिखा है तो ये वैलिड बाइट है, यानी कि वैलिड लिटरल है एक बाइट के लिए है, तो ये इंटीजर लिटरल, लेकिन ये बाइट के लिए भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि जो बाइट की रेंज हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं ये उस रेंज के अंदर, ये जो कहाँ पे गया वो पेज, ये जो हमने यहाँ पे देखी है बाइट की रेंज, ये इस रेंज के अंदर ये फॉल करता है। अगर आप यहाँ पे ऐसा नंबर लिखें जो उस रेंज में ना आए तो भी डेफिनेटली आपको ऐसा नंबर नहीं लिखना चाहिए, वो रन टाइम पे एक एरर जनरेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके रन करके देखें, ये हमने प्रिंट करने के लिए कमांड देखी थी, और यहाँ पे फर्ज करें हम कहते हैं कि भी जो num2 है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दे, और हम इसको एक दफा जो है वो रन करके देख लेते हैं। ये मैंने ई में ऊप के फोल्डर में इसको शिफ्ट कर दिया था, तो इसको हम कहते हैं CMD में जाते हैं और यहाँ पे ई ड्राइव में शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम ऊप में शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे जो हमारी क्लास है उसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी वेरिएबल्स डॉट जावा। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं, जावा वेरिएबल्स, क्लास नहीं लिखना। तो देखिए हमारे पास 31 प्रिंट हो रहा है,
लेकिन अगर आप इसका लिटरल लिखते वक्त ये भूल जाएं कि बाइट की रेंज से ज्यादा बड़ा लिख दें, फॉर एग्जांपल बाइट की रेंज आपको पता ना कि 127 तक है, तो आप फॉर एग्जांपल 130 लिख दें। अब इस केस में देखें, जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल टाइम पे चेक करता है कि भाई जो आपने नंबर लिखा है वो उस रेंज से बाहर का नंबर है। दैट मीन्स कि आपने जो टाइप यूज करनी है तो उसका लिटरल लिखते वक्त इस बात का ख्याल भी रखना है कि ये वाकई उस रेंज के अंदर है, वरना आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। ये नहीं कि कंपाइल हो जाएगा और रन टाइम पे ब्रेक कर जाएगा। यही जो केस है ये मतलब बाइट के अलावा शॉर्ट के लिए भी है, ठीक है, कि अगर आप शॉर्ट टाइप यूज कर रहे हैं तो उसका जो लिटरल है वो लिखेंगे ऐसे ही, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन उसकी रेंज का ख्याल रखेंगे कि वो जो नंबर आपने लिखा है वो उसकी रेंज के अंदर जो है वो होना चाहिए। उसको भी लिख के देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी शॉर्ट एक नंबर है, लेट से उसको हम num3 कह देते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो 450 है। तो बस ये भी लिटरल इसका ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन ख्याल क्या रखना है, उसकी रेंज का ख्याल रखना है। तो थोड़ी सी डिफरेंट बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करैक्टर लिखना है, हम कहते हैं जी करैक्टर है हमारे पास, कोई भी स्टेटस है जी किसी गेम का, उसकी वैल्यू हम कैसे लिखें, क्या सी यहाँ लिख दें या ए लिख दें या गेम ओवर हो गया ओ लिख दें? नहीं, आपने सिंगल कोड के अंदर, यानी कि जो करैक्टर का लिटरल लिखा जाता है वो सिंगल कोड के अंदर लिखा जाता है। बस ये बात बताने का मतलब, तो यहाँ पे मैं ए लिख दूं, मतलब कोई भी एक करैक्टर लिख दूं, चाहे ए लिख दें चाहे कोई और वैल्यू लिख दें, बिल्कुल वैलिड जो है ये चीज है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इवन कि यही नहीं, आप यहाँ पे कोई भी करैक्टर लिख सकते हैं, इनकी उर्दू का लिख सकते हैं, चाइनीज का कोई भी करैक्टर आप यहाँ पे लिखें तो ये उसको प्रॉपर्ली जो है वो स्टोर कर लेगा। ये होगी हमारी जितने भी हमारी इंटीग्रल टाइप्स थी। और इसी तरह हाँ लॉन्ग की बात भी कर लेते हैं। अगर आप लॉन्ग वैल्यू ले रहे हैं, आपको पता है ना लॉन्ग भी एक इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करता है, तो आप फॉर एग्जांपल उसके लिए कह देते हैं कि num4 है और इसकी वैल्यू आप कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर कर दें। जब तक इसकी वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट सारे इंटीजर के तौर पे प्रोसेस होते हैं ना या इंटरप्रेट होते हैं, तो जब तक इसकी वैल्यू इंटीजर की रेंज के अंदर है तब तक ये बिल्कुल आप उसको लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं और ये वैलिड लिटरल है लॉन्ग को साइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये प्रॉपरली कंपाइल हो जाएगा, और जब मैं इसको, यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी, चाहिए हम ठीक नहीं किया हमने, इसको 130 से 110 कर देते हैं, ये सिंपल 10 कर देते हैं। लेकिन जो बाकी मैंने जो लॉन्ग की वैल्यू लिखी थी वो प्रॉपरली जो है वो स्टोर हो रही है इसके अंदर, दैट मीन्स कि ये वैलिड है। लेकिन ये इसलिए वैलिड है क्योंकि ये सारे इंटीजर के तौर पर प्रोसेस होते हैं और ये इसके अंदर स्टोर हो सकता है। जाहिर है लॉन्ग बड़ी टाइप है तो जो इंटीजर है वो छोटी है, तो जो भी इंटीजर का नंबर होगा वो लॉन्ग में तो स्टोर हो ही जाएगा। तो लेकिन अगर आप इतना बड़ा नंबर लिख दें जो इंटीजर की रेंज में नहीं आता, ठीक है, वो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। कंपाइलर कहेगा कि भाई आप इसको इंटीजर की फॉर्म में लिख रहे हैं, आप इसको जो है वो लॉन्ग की फॉर्म में लिखें। तो लेट्स से हम यहाँ पे कोई 7 8 9 7 कोई और नंबर लिख देते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी भी इंटीजर की रेंज में ही है, हम यहाँ पे कुछ नंबर और साथ लिख देते हैं ताकि हम इतना बड़ा नंबर कर दें कि वो इंटीजर की रेंज से जो है वो बाहर चला जाए। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें जरा, ये कह रहा है कि इंटीजर नंबर 2 लार्ज, वो कह रहा है तो ये इंटीजर ही, लेकिन ये बहुत ज्यादा लार्ज है, दैट मीन्स कि ये इंटीजर के तौर पर जो है ये प्रोसेस नहीं हो सकता। यानी कि इस एरर का देखिए मतलब क्या है कि जो कंपाइलर है वो इस नंबर को एक इंटीजर लिटरल के तौर पर इंटरप्रेट करता है, लेकिन ये नंबर इंटीजर की रेंज से ज्यादा है, तो इसलिए वो कहता है कि इंटीजर नंबर 2 लार्ज। हम क्या चाह रहे हैं, अगर आप कोड के स्ट्रक्चर को देखें तो हम ये चाह रहे हैं कि ये नंबर कंपाइलर इंटीजर के तौर पर नहीं बल्कि लॉन्ग के तौर पर इसको अंडरस्टैंड करे। तो हमें इसके साथ एल कैपिटल में लिख दें या स्मॉल में लिख दें लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या है कि हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये हमने एक लॉन्ग के यानी कि लिटरल के तौर पर इसको लिखा है। अगर आप इसको कंपाइल करें दोबारा आके आप देखिएगा जरा, मैंने इसको कंपाइल किया है तो अब देखिए ये सही कंपाइल हो गया। दैट मीन्स कि अब कंपाइलर ने इस नंबर को लॉन्ग के यानी कि लिटरल के तौर पर इसको इंटरप्रेट किया। दैट मीन्स कि जब भी आप कोड में लॉन्ग का नंबर लिखें और वो इंटीजर से उसकी रेंज ज्यादा हो तो उसके साथ आपको ये लेटर जो है एल का स्मॉल या कैपिटल केस में लगाना पड़ता है। बेहतर है कैपिटल केस में लगाएं क्योंकि स्मॉल एल जो है वो लिखा हुआ आपको 1 से मतलब मिलता जुलता लगता है, तो वो रीडिंग जो उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। अच्छा जी, इंटीग्रल जो टाइप्स है ना उसके तो हमने देख लिए हैं कि जो लिटरल्स हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। लिटरल मीन ये वैल्यू को हार्ड कोड करना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनका लिटरल कैसे डिफाइन करते हैं।
देखें जैसे जब भी कोई नंबर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर के तौर पर इंटरप्रेट होता है, अनलेस के आप उसके एंड पे कोई सिंबल ना डालें। इसी तरह जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं, लेट्स से नम 5, और इसमें मैं कोई फ्रैक्शन में वैल्यू जो है वो स्टोर कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट जो भी फ्रैक्शन का नंबर है ना, ये जो कंपाइलर है ये उसको डबल के तौर पर इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अगर आपने इसको डबल में स्टोर किया है फिर तो ये ठीक है कि फॉर एग्जांपल मैं पहले चलिए डबल ले लेता हूँ, तो इस केस में तो कोई एरर नहीं आएगा। इसको एक दो रन करके देख लें। लेट्स से कि हम कहते हैं जी इसको पिछली कमांड को दोबारा रन करते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रैक्शन का नंबर जो है वो डबल के तौर पर इंटरप्रेट होता है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे इस नंबर को, जाहिर है ये नंबर बड़ा छोटा है, इसको डबल में स्टोर नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए नम 6 कर लेते हैं इसको, और इसको यहाँ पे कह देते हैं कि ये हमारा एक फ्लोट नंबर है। तो अब देखें कि आल्दो कि ये फ्लोट की रेंज के अंदर है, लेकिन ये वैलिड फ्लोट लिटरल नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको कंपाइल करें तो देखें आपको यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा कि वो कह रहा है जी इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबली लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। वो कह रहा है जी ये जो नंबर है ना, ये उसको वो डबल समझ रहा है, तो कह रहा है कि आप एक डबल नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक लॉजिक कन्वर्जन है। दैट मीन्स कि नंबर कुछ लॉस हो सकता है। वो अभी तो छोटा नंबर है, हो सकता है ना कि आपने बहुत बड़ा नंबर लिखा हो और वो फ्लोट की रेंज से बाहर का हो। तो ये तो हमें पता है ना कि भाई ये नंबर छोटा है, तो हम क्या करते हैं कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि भाई इस नंबर को डबल के तौर पर इंटरप्रेट ना करो, इस नंबर को फ्लोट के तौर पर, यानी कि इस लिटरल को फ्लोट लिटरल के तौर पर इसको प्रोसेस करो। तो हम इसके साथ जो है वो एफ का, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ का एक जो लेटर है ये साथ लिख देते हैं। तो अब देखें ये जो नंबर है, अगर मैं इसको वैसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, करना चाहते हैं आप कर भी लें हर स्टेटमेंट के बाद। अगर मैं अब देखें इसको कंपाइल करता हूं तो ये इसको वैलिड जो है वो कंपाइल कर देगा, और अगर मैं इसको रन करूं तो जाहिर है ये नंबर जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम रन होगा और जो भी हमने नंबर लिखा था वो नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो खैर आपने लिटरल डिफाइन करते वक्त इन बातों का ख्याल करना है। इसी तरह और कौन सी रह गई हमारे पास जो हमने टाइप्स ली थी, बुलियन टाइप रह गई है। तो बुलियन टाइप के जो लिटरल हैं वो बड़े स्टैंडर्ड मतलब हैं, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन और जो भी आपका नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास एक फ्लैग है, इसमें हमने किसी का स्टेटस स्टोर करना है, हम कहते हैं उसका स्टेटस ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू लिख दें या फॉल्स लिख दें। तो ट्रू और फॉल्स क्या है, इनको क्या कहते हैं, ये दोनों बुलियन लिटरल्स हैं। दैट मीन्स कि हम इनको अपने कोड में जो है वो हार्ड कोड कर सकते हैं, अपने कोड में लिख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये जाहिर है वैलिड हमने कोड लिखा है, तो इस केस में भी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने जो इसको नंबर वैल्यू असाइन की है वो एक वैलिड लिटरल की जो वैल्यू है, यानी कि बुलियन लिटरल की वैल्यू हमने इसको असाइन की है। इसी तरह यहाँ पे ट्रू असाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। खैर ये हमारी डिस्कशन थी जी लिटरल्स की कि हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल कैसे ले सकते हैं, उनकी रेंजेस क्या होती हैं और वो मेमोरी में कितनी जगह कंज्यूम करते हैं, और उनकी वैल्यू को हम हार्ड कोड कैसे करते हैं कोड के अंदर। वापस अपनी स्लाइड वाले सेक्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी हमारा क्या जो पॉइंट है वो इसमें रह गया है। तो इसमें आप देखें कि हमने रेंजेस की बात कर ली है, लिटरल्स की बात कर ली है, अब थोड़ी रेफरेंस टाइप की बात कर लेते हैं। लेकिन प्रिमिटिव टाइप तो हो गया ना कि जो बेसिक टाइप हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कह लें। रेफरेंस टाइप ऐसी टाइप्स होती हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जितनी भी क्लासेस क्रिएट करेंगे, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एक दो लेक्चर में शुरू करूंगा, बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझें कि जो हम अपनी क्लासेस क्रिएट करते हैं वो उनको हम रेफरेंस टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्रिएटेड यूजिंग प्रिमिटिव एंड अदर रेफरेंस टाइप। वो क्रिएट कैसे करते हैं, इन्हीं प्रिमिटिव टाइप्स को यूज करके हम नई टाइप्स को बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम प्रिमिटिव टाइप भी यूज कर सकते हैं और अपनी ही बनाई हुई रेफरेंस टाइप भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रेफरेंस टाइप हमने खुद ही क्रिएट करनी है। जावा में बहुत जैसे प्रिमिटिव टाइप डिफाइन है, ऐसे ही जावा में बहुत सारी रेफरेंस टाइप भी डिफाइन है। जैसे कि हमने सिस्टम की क्लास यूज की थी ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो सिस्टम क्या चीज है, सिस्टम एक रेफरेंस टाइप है क्योंकि ये एक क्लास है। इसी तरह स्कैनर की क्लास यूज होती है यूजर से डेटा लेने के लिए, तो स्कैनर की जो क्लास है वो भी एक रेफरेंस टाइप है। वी कैन क्रिएट आवर ओन रेफरेंस टाइप्स टू, ये हम देखेंगे बाद में कि कैसे क्रिएट की जाती है। तो और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, एक्चुअली हम क्लास बनाते हैं और वो जो क्लास होती है वही हमारी जो है वो रेफरेंस टाइप होती है। उसके अलावा हमने ये बड़ी बेसिक चीज है, ये आपने पहले भी जिस लैंग्वेज में काम किया है उसमें आपने देखा होगा कि अगर हमने फॉर एग्जांपल बैक स्पेस प्रिंट मतलब
लिखना है या टैब का गैप देना है या न्यू लाइन में जाना है, यानी कि प्रिंट एलन वगैरह करते वक्त, तो हम ये वाले जो एस्केप सीक्वेंस है ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डबल कोड प्रिंट करना है तो बाय डिफॉल्ट तो देखें ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूज करके दिखाऊं इस कोड में, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट एलन और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज लिखते हैं, मैसेज कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैसेज 1 लिख देते हैं हम। और अब डबल कोड तो इसको क्लोज करने के लिए, लेकिन अगर मैं इसके बाद डबल कोड को प्रिंट करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए एस्केप सीक्वेंस लिखना पड़ेगा स्लैश का। और ये इसका मतलब क्या है कि हम इससे ये बता रहे होते हैं कि इसके बाद आने वाले कैरेक्टर को एक स्पेशल तरीके से इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको एज इट इज, यानी कि इस डबल कोड को एज इट इज जो है ये यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ और बाद में इसको हम रन करते हैं तो देखें 1 के बाद उसने डबल कोड प्रिंट कर दिया। इसी तरह जो बाकी हैं वो भी ऐसे ही हैं कि अगर आप चाहते हैं जी कि न्यू लाइन में कुछ कैरेक्टर चले जाएं, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो डेटा लिखा है, फॉर एग्जांपल मैसेज 2 लिखा है आपने, वो आप चाहते हैं कि नई लाइन में चला जाए, तो एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे n का, तो ये क्या बता रहा है कि नेक्स्ट लाइन में ये मैसेज आना चाहिए। इसको अगर आप जो है वो कंपाइल करेंगे और बाद में इसको रन करेंगे तो जो हमारा लिखा हुआ मैसेज है वो जाहिर है वो नेक्स्ट लाइन में जो है जाके प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप डबल कोड को, सिंगल कोड को अगर आपने बैक स्लैश प्रिंट करनी है तो उसके लिए भी एस्केप सीक्वेंस लगाना पड़ता है, टैब के लिए भी और बैक स्पेस के लिए भी आप ये सारे जो है एस्केप सीक्वेंस वगैरह यूज कर सकते हैं। तो खैर ये हमारी जो है ना ये मतलब एक दो चीजें और हैं, जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं और प्रिंट एलन के अलावा और कौन से मेथड हैं, तो ये जो है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर का जो साइज है वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना करे। 1.5 घंटे का लेक्चर फिर अटेंड करना भी आपको वीडियो मुश्किल होगी, तो ये 50 मिनट्स 55 मिनट्स तक की वीडियो ही काफ़ी है। तो आप इन चीज़ों की एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। ये जो सारी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, लिटर्स को डिफाइन करना, इनकी रेंजेस को के बारे में मतलब जानना और इन चीज़ों को समझना, तो जितनी ज़्यादा आपकी फंडामेंटल्स पे देखिए ग्रिप हो जाएगी ना, हम देखिए इन फंडामेंटल्स को ही यूज करके तो क्लासेस बनानी है और बाकी काम करने हैं और इन्हीं के साथ हमने ज़्यादा प्ले करना है, इसी के हमने वेरिएबल्स लेने हैं। तो जब आपकी इस पे ग्रिप होगी तो आप जो आगे आने वाले काम है वो भी ज़्यादा आसानी से जो है वो कर सकेंगे। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।